24 की खबर है हमारा खास बुलेटिन, जहां हम बात करते हैं सियासत की, जहां हम बात करते हैं वार और पलटवार की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसीलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में किसानों और जवान को बर्बाद कर दिया गया है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे और उनसे बात नहीं की गई। किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़े। भाजपा ने कानून को निलंबित किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने उस समय आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन 3 काले कानूनों को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है। ये प्रधानमंत्री मोदी की चाल है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं की है। किसान 3 काले कानून के खिलाफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की संस्कृति, विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का कार्य किया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को अब ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई नीति है। जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारे, उसे पूरे देश की जनता ने जैसे 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी नकारेगी। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मेरे खिलाफ हर दिन नए आरोप लगाते हैं। सीबीआई से लेकर ईडी, आईटी से लेकर पुलिस तक सभी केंद्रीय एजेंसियां लगभग हर दिन मुझे नोटिस और सम्मन भेजती हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं हूं देश का सबसे बड़ा आतंकवादी। रोज नए नए आरोप लगाते हैं, रोज नए नए आरोप लगाते हैं। आजकल रोज मेरे खिलाफ कभी सीबीआई का सम्मन, कभी ईडी का नोटिस, कभी पुलिस का नोटिस, कभी इनकम टैक्स का नोटिस। कई बार मेरे को लगता है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं।
ऐसे कर रखा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी देश का मैं हूं। तो देखिए, बड़ा बयान ही अरविंद केजरीवाल का सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बार बार मुझे नोटिस दिए जाते हैं, सम्मन भेजे जाते हैं, मुझसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अक्सर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है केंद्र ने विपक्षी सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया। इस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि आतंकवादी जैसा सलूक किया। अभी वो एक बार भी अंदर गए तो नहीं गए, अंदर जाएंगे तब इनको पता लगेगा कि इनके साथ कैसा सलूक होता है। विज ने कहा ये जेल से बचने के लिए इस तरह के प्रपंच रच रखे हैं जिससे उन्हें जेल ना जाना पड़े, ऐसी स्थिति बन जाए और वो जेल से बच जाए। कहाँ आतंकवादियों वाला सलूक किया? अभी ये एक भी बार गए तो है नहीं अंदर जाएंगे तो फिर इनको पता लगेगा कि इनके साथ कैसा सलूक होता है। अब ये जेल से बचने के लिए इस तरह के प्रपंच रच रहे हैं कि मुझे जेल ना जाना पड़े, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसा भय आ जाए कि भाई इसको जेल में ना डाला जाए, वो कर रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि झटके में ही सही पर अमित शाह ने स्वीकार कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदाइशी रूप से ओबीसी समुदाय से नहीं गए। वो ओबीसी समूह में तब आए जब सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी माना था। कल साफ हो गया, झटके में अमित शाह स्वीकार कर गए कि मोदी जी पैदाइशी ओबीसी समूह में नहीं, वो ओबीसी समूह में तब आए जब एक सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी माना। तो पैदाइशी ओबीसी नहीं है मोदी जी, ये तो खुद कल अमित शाह ने पार्लियामेंट पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्वीकार ही नहीं कर लिया, घोषणा कर दी। तो आप कुछ भी बन जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप पैदाइशी ओबीसी नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के लिए परिवार बड़ा था, कांग्रेस की नीतियां देश का बड़ा नुकसान करती रही हैं, एक के बाद दूसरा घोटाला होता रहा है। श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस के लिए कैसे एक परिवार बड़ा था, भ्रष्टाचार पहले था, देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। श्वेत पत्र ने यह भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनएसी में जाती थी, जहां पर निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 16-17 साल की उम्र में मैंने वचन राजीव गांधी को दिया था, वो आज तक निभाता रहा हूं। आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रहने वाला हूं। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। हम दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मुझे पंजाब के लोगों पर पूरा भरोसा है। पंजाब में हमें सभी 13 सीटें देकर ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। भाजपा केवल एक पार्टी आपसे डरती है। लेकिन केंद्र सरकार और गवर्नर मिलके आपके काम रोक रहे हैं, काम नहीं करने देते। ये
हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, हर काम रोकने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, पंजाब सरकार का 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार ने और गवर्नर ने मिलकर आपका रोक लिया। दोस्तों सोचो अगर ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाता, आपकी कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने काम हो जाते। क्यों रोक रहे हैं ये लोग? पिछले साल विधानसभा का सत्र होना था, विधानसभा का सत्र नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केजरीवाल अकेले लड़ेंगे और अकेले ही रह जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और अकाली दल पर भी निशाना साधा। मैंने पहले कहा केजरीवाल साहब अकेले लड़ेंगे और अकेले ही रह जाएंगे। बहुत मेहरबानी। बीजेपी के साथ अकाली दल का गठबंधन हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। जब अपॉर्चुनिटी किसानों के साथ खड़े होने की थी तब ये बीजेपी के साथ थे, अब किसानों के साथ खड़े होने की या फिर वहां चले गए। पहले सा सुखबीर सिंह बादल कम से कम ये बताएं, ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस जो है ये पंजाब के बेनिफिट में है, ये अकाली दल के बेनिफिट में है, ये बादल परिवार के हक में। ना तो किसानों को कुछ अभी तक मिला, उनके मुद्दे वही खड़े, ना पंथ के इश्यूज जो हैं उनमें से एक भी रिजॉल्व नहीं किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे और भगवान राम सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बनेगी। सब लोग आनंदित हैं, जो नहीं आए हैं वो केवल सपा के, और सपा का मतलब अब सफा के। देखिए, भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में सब जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति और प्रभु रामलला के प्रति हमेशा द्वेष भावना के तहत कार्य किया। माननीय मंत्रीगण सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, सभी नहीं ला पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे? हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को विरासत में इनके पुरखों ने सनातन धर्म का विरोध दिया है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का कार्य किया वो किस मुंह से यहाँ आएंगे, इसलिए सपा ने राम मंदिर ना आकर ये साबित कर दिया। देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के महिमा मंडित करते रहे ये लोग, किस मुंह लेकर के आएंगे? राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, आरजेडी के लोग डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं कि हमारे विधायक खूंटा उखाड़कर भाग जाएंगे क्योंकि वो वंशवादी हैं और भ्रष्टाचारी जमात में रहना नहीं चाहते। मनोज झा कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक तेजस्वी जी के घर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं। दूसरे डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। गांव चलो अभियान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया और इस अभियान में हमारे सभी कार्यकर्ता किसी न किसी बूथ में जाएंगे ताकि हमारे प्रदेश में उपस्थित 19.5 हजार बूथ में कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर वहां लाभार्थियों से संपर्क कर पाए। मित्रों, जैसा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाए, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, फिर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ है, हर एक बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर के और वहां जो लाभार्थियों से संपर्क करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहले एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते थे और अब एक दूसरे के पक्के यार बन गए हैं। बुढ़ापा पेंशन 5100 करने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल के बाद मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस की तरफ से बजट सत्र में लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि मैंने कहा था हर बार लेकर आए ताकि हमारी बात को वो सुने, वो सुनते ही नहीं है, भाग जाते हैं। मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में मैंने कहा 6 महीने बाद लाया करें ताकि हमारी बात को वो सुने, वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको मौका। मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में मैंने कहा 6 महीने बाद लाया करें ताकि हमारी बात को वो सुने, वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको मौका। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम तो चाहते हैं हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए ताकि हम हमारी सरकार की उपलब्धियां बता सकें। और इसी तरह से उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया है। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार ने कार्य नहीं किया है। हर बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा। राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान की देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग नहीं मॉडलिंग कर रखे हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि लगता है राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के कारण कंफ्यूजन में चले गए हैं, इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने इतना काम कर दिया पिछले 10 सालों में और आने वाले समय में भी इतना काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इनको भगवान की तरह पूजेंगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के कारण कंफ्यूज हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है अपने इन 10 सालों में और आने वाले समय में भी जितना वो काम करने वाले हैं,
आने वाली पीढ़ियां इनको भगवान की तरह पूजा करेंगी। जो इन्होंने काम किया, जो 70 साल में ये कांग्रेस की सरकारों द्वारा पहल लेते। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप को अपना और अपनी पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा। कई दशक देश पर राज करने वाली इतनी बड़ी पार्टी की ऐसी हालत करने में राहुल गांधी की मुख्य भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है। और इन परिस्थितियों को पैदा करने में राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी। अब कांग्रेस को कहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, कांग्रेस को लगता नहीं कहीं सीट मिलेगी, तो इसलिए इससे भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो बड़ी लीडरशिप है वो चाहती है कि हम चुनाव ना लड़े, चुनाव कोई और लड़ ले। ठीक है, हम पार्टी में हैं, हम भाषण देने के लिए हैं, लड़ने के लिए कोई और जाए। पहले क्या था कि पहले सारे तैयार होते कि हमें चुनाव लड़ाओ, बाकी सब को कोई अर्थ नहीं है टिकट का। आप ये कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत नहीं, हम तो पार्टियां काम करेंगे, चुनाव तो किसी और को लड़ा दो। तो क्योंकि कांग्रेस की स्थिति नहीं रही इस टाइम, इस कारण से आज चुनाव लड़ने में तैयार नहीं। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव का दर्द झलका के उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि अगर आप जो व्यक्ति काम करता है उसको उसका ड्यू ना मिले, तो हमारे यहाँ जो लिस्ट में आपने कहीं इस इलाके के लोगों के नाम देखे जो मेहनती हैं, इलेक्शन कमेटी में, मैनिफेस्टो कमेटी में, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, जो कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए थे, उनके अगर नाम नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं ना। क्यों कोई काम करेगा पार्टी के? इंडियन नेशनल लोकदल पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुटकी ली और कहा कि प्रदेश में अहम भूमिका में रहने वाली पार्टी आज अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी है। लोगों पर जबरदस्ती दबाव डालकर वोट मांगने में जुटी हुई है ये पार्टी। उनका कुछ बचा नहीं है इस टाइम, अस्तित्व समाप्त हो गया। एक टाइम था कि लोकदल मजबूत पार्टी होता था, लगभग 26% वोट उनको मिलता था। अब तो निशान ही बिचारा मुश्किल है कि निशान भी रह जाए, तो वो भी बड़ी बात है। और आज उनका एक विधायक है, जहां के लगभग 25-26 विधायक होते थे हर बार, मतलब 20 से ज्यादा विधायक होते थे, आज एक है। तो कुछ अस्तित्व बचा नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से डराएं सबको, और डराने के बाद कुछ लोग कहें कि चलो भाई इनको भी साथ लो। तो अगर 1 से 2 या 2 से 3 हो जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है आज तक जितनी निष्पक्षता के साथ बीजेपी काम कर रही, मैं नहीं समझता इतनी निष्पक्षता के साथ किसी ने काम किया। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी कौन है, इसे लेकर सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि सही स्थिति सामने आ सके। ऐसे जिताऊ प्रत्याशी पर विचार किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस हाईकमान स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से भी सर्वेक्षण करवा रही है। पार्टी स्तर पर भी ये काम हो रहा है। वो चाहते हैं कि निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आए ताकि एक जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढा जाए और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि पार्टी 24 के चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है। सर्वे तो होना ही चाहिए ताकि हमारे को निष्पक्ष रिपोर्ट हमारे सामने आए और हम उस पर गहन विचार कर सके कि किसको टिकट दिया जाए, कौन जिताऊ कैंडिडेट है। उसके बारे में हमारे हाईकमांड भी किसी एजेंसी को हायर करके उनसे ये काम करवा रही है सर्वे का, और कुछ पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। और हमें लगता है कि जो भी इसमें इधर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस पर 14,000 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं को जानना चाहिए कि जो कर्ज कांग्रेस ने लिया है उसमें से 11,000 करोड़ का कर्ज तो भाजपा का ही था। भाजपा ने बिना सोचे समझे चुनाव के दौरान प्रदेश में कई संस्थान खोल दिए। हालांकि बाद में कांग्रेस सरकार ने इन संस्थानों को प्रदेश हित में नोटिफाई किया। 14,000 करोड़ में से लगभग 11,000 करोड़ तो उनके समय का है, क्योंकि जो
क्लोज फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को क्लोज हुआ, उससे पहले लगभग 11,000 करोड़ के ऋण लिए गए हैं। और उन्हीं के टाइम का जो सप्लीमेंट्री बजट था उसको हमने पास किया, जो एक्सेस में खर्चा हुआ, जो इन्होंने बिना सोचे विचारे कई सैकड़ों इंस्टीट्यूशन खोल दिए और गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। इसी के साथ ही 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।